दुनिया में सत्ता की बड़े बदलाव की दस्तक दी जा रही है। दो महाशक्तियों की नजदीकियां नए सवाल खड़े कर रही हैं। क्या अब वैश्विक व्यवस्था सिर्फ दो ताकतों के इर्द गिर्द सिमटने वाली है? क्या G2 के इर्द गिर्द नए वैश्विक समीकरण बनने जा रहे हैं? इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। और असम की सियासत में शपथ लेते ही एक्शन में आ गए सीएम हेमंता। चुनाव से पहले का सियासी तूफान, जो आरोप, पासपोर्ट और कानूनी कार्रवाई को लेकर उठा था, अब मामला सीधे क्राइम ब्रांच तक पहुंच चुका है। और इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीति का पारा भी हाई कर दिया है। तो क्या कुछ होने जा रहा है, इसी मुद्दे पर इस पर भी बात करेंगे। और 6 साल तक विदेश में छिपा बैठा था हिजबुल से जुड़ा नार्को आतंकी, अब आ चुका है एनआईए के शिकंजे में। ड्रग्स, हवाला और आतंक के खतरनाक गठजोड़ का एक ऐसा चेहरा जिसे पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के बाद लाया गया है। इकबाल सिंह शेरा की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आखिर कैसे चलता था इसका पूरा नेटवर्क, कैसे हुई गिरफ्तारी, इस पर भी एक चर्चा आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। दुनिया की सत्ता का खेल अब एक नए मोड़ पर है, जहां दो महाशक्तियां एक दूसरे के करीब आती दिख रही हैं और सवाल उठ रहे हैं, क्या बाकी के देश इस खेल से बाहर हो रहे हैं? दुनिया की राजनीति में G2 यानी ग्रुप ऑफ टू का विचार एक बार फिर चर्चा में है। इसमें अमेरिका और चीन को दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के रूप में देखा जा रहा है, जो वैश्विक व्यवस्था को मिलकर प्रभावित कर सकती हैं। ये चर्चा तब और ज्यादा तेज हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात की खबरें सामने आने लगी थीं। हालांकि चाइना के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं ट्रंप। अब एक नई सोच है G2 विचार को सबसे पहले 2005 में अमेरिकी अर्थशास्त्री एफ फ्रेड बर्गस्टन ने रखा था। ये G7 और G20 की तरह ही एक अवधारणा है, जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक स्थिरता के लिए साझा जिम्मेदारी निभाने की बात की जाती है। 2009 में ओबामा और चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ ने रणनीतिक बातचीत शुरू की थी, लेकिन आज सवाल अब फिर से उठ रहा है, क्या दुनिया धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने जा रही है? भारत, ब्राजील और ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल दूसरी बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी अमेरिका और चीन के बढ़ते संबंधों को अपने वैश्विक महाशक्ति बनने की आकांक्षाओं के लिए एक चुनौती मानती हैं। हाल ही में नई दिल्ली और ब्राजीलिया में अपने रणनीतिक गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूत किया था। दोनों देश सहमत हुए थे और 2030 तक दोनों ने अपनी मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार को $30 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर G2 बनता है तो बाकी दुनिया की भूमिका सीमित हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि दुनिया अमेरिका, चीन के संयुक्त शासन को स्वीकार कर ले। ये संभव इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन यूरोप, भारत, जापान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशियान के जो देश हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके बिना किसी भी विश्व स्तर फैसले को लिया जाए। अगर G2 सच में बनता है तो दुनिया दो स्वार्थी ताकतों के नियंत्रण में आ जाएगी, जहां वैश्विक संस्थाएं जैसे WTO और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। यही वजह है कि अमेरिका के सहयोगी देशों में अब चिंता बढ़ गई है। उन्हें डर है कि बड़े फैसलों से उन्हें बाहर रखा जाएगा। G2 बहस का मूल सवाल भी यही है, क्या ये साझेदारी है या फिर सत्ता का बंटवारा? और इसी बीच भारत को भी अपनी रणनीति साफ करनी होगी कि उसे संतुलन के साथ कैसे आगे बढ़ना है। और आइए बात करते हैं असम की, जहां डबल एक्शन में आ चुके हैं सीएम हेमंता। कल तक सिर्फ सियासी बयानबाजी थी, लेकिन अब मामला सीधे कानून के दरवाजे तक पहुंच चुका है। असम में नई सरकार का गठन हो चुका है, शपथ ली जा चुकी है और इसके ठीक अगले दिन ही नेता पवन खेड़ा पर एक्शन शुरू हो गया। सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं रहा, बल्कि उन दस्तावेजों का भी है जिनकी चर्चा अब सियासत से लेकर अदालत तक हो रही है। बुधवार को पवन खेड़ा गुवाहाटी में असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। उनसे मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए मामले में पूछताछ की गई। दरअसल पवन खेड़ा ने कुछ समय पहले बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि रिंकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं बल्कि तीन देशों के पासपोर्ट हैं। खेड़ा के मुताबिक इसमें अबू धाबी, इजिप्ट और एंटीगा बरबूडा के पासपोर्ट शामिल हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विदेश में अघोषित संपत्तियां मौजूद हैं। इन आरोपों के बाद मामला तेजी से गरमाया और रिंकी भुइयां शर्मा की तरफ से खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया। मामला इतना बढ़ा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
इसके बाद खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया और 1 मई को उन्हें वहां से अग्रिम जमानत मिली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त भी रखी कि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और असम पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचने से पहले पवन खेड़ा ने मीडिया से कहा कि मुझे बुलाया गया है, इसीलिए मैं कानून का पालन करने आया हूं। न्यायपालिका और कानून का हम सम्मान करते हैं, जहां जांच होनी चाहिए वहां हम पहुंचेंगे। वहीं उनके वकील रीतम सिंह ने कहा कि पवन खेड़ा अपने साथ वो दस्तावेज और सबूत भी लेकर आए हैं जिनके आधार पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर जांच लंबी चल सकती है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इन आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि असम की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। अब ये मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया, कानूनी लड़ाई में बदल चुका है। आग में घी डालने वाली बयानबाजी के बीच सवाल ये भी है कि क्या खेड़ा अपने आरोपों को साबित कर पाएंगे या ये मामला मानहानि की बड़ी लड़ाई बन जाएगा। फिलहाल असम की सियासत में ये मुद्दा फिर से तूल पकड़ चुका है। और 6 साल से विदेश में छिपा बैठा था एक ऐसा चेहरा जिस पर आतंक, ड्रग्स और हवाला के जरिए देश को कमजोर करने का आरोप लगा है। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और अब एनआईए ने इस शख्स को भारत लाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े नार्को टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड इकबाल सिंह शेरा की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी बढ़त दी है। पुर्तगाल से प्रत्यर्पण की मंजूरी मिलने के बाद एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 6 साल से फरार चल रहे शेरा को भारत लाना एनआईए की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। बताया जा रहा है शेरा 2020 में भारत छोड़कर पुर्तगाल भाग गया था। उसके खिलाफ अक्टूबर 2020 से गैर जमानती वारंट जारी था। वहीं जून 2021 में इंटरपोल ने भी इसके खिलाफ नोटिस जारी किया था। लंबे समय तक चली कानूनी और राजनयिक प्रक्रिया के बाद आखिरकार भारत को सफलता मिली और शेरा को प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया। भारत पहुंचते ही एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी के मुताबिक शेरा हिजबुल मुजाहिदीन के लिए ड्रग्स और हवाला नेटवर्क के जरिए फंडिंग करता था। जांच में सामने आया है कि पंजाब के अमृतसर का रहने वाला इकबाल सिंह शेरा पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी की साजिश का मास्टरमाइंड था। ड्रग्स की सप्लाई कर उसे मिलने वाली रकम हवाला नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान और कश्मीर में मौजूद हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों तक पहुंचाता था। यानी ड्रग्स का पैसा आतंक फैलाने में इस्तेमाल किया जा रहा था। कहावत है, सांप भी जिंदा रहे और लाठी भी न टूटे। लेकिन इस नेटवर्क में ड्रग्स के कारोबार की आड़ में आतंक को मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर पानी फिर गया है। एनआईए की जांच के मुताबिक शेरा भारत में मौजूद नार्को टेरर मॉड्यूल का एक बड़ा ऑपरेटर था। एजेंसी काफ़ी समय से इसके खिलाफ नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हुई थी। दरअसल इस मामले में शुरुआत पंजाब पुलिस की तरफ से हुई, कार्रवाई की गई। जांच में पता चला कि हिलाल, जो मारा जा चुका है, आतंकी कमांडर रियाज अहमद का करीबी था। इसके बाद मामला एनआईए को सौंपा गया। एजेंसी ने पूरे नेटवर्क की तह तक जाना शुरू किया। एनआईए का कहना है कि शेरा की गिरफ्तारी पाकिस्तान समर्थित नार्को टेरर नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता है। एजेंसी अब इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े बाकी लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इसे आतंक और ड्रग्स के गठजोड़ का बड़ा प्रहार मान रही हैं और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।